राधे राधे दोस्तों, आपका एक बार फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। तो आइए कहानी करते हैं शुरू। अब विद्यालय से लौटकर शाम को जब मैं घर पहुंचा तो बैठक में एक महिला को अपनी बेटी के साथ बैठे पाया। यही कोई 35 साल की उम्र रही होगी, पर सुगंधित और आकर्षक शारीरिक बनावट से उसकी उम्र 30 साल से अधिक नहीं लग रही थी। बेटी भी लगभग 12-14 बरस की रही होगी। मेरी पत्नी शांति भी वहीं बैठी थी। मेरे कमरे में घुसते ही दोनों माँ बेटी हाथ जोड़कर अभिवादन की मुद्रा में खड़ी हो गई। अभिवादन स्वीकार कर मैंने बैठने का इशारा किया और एक वो खुद भी बैठ गया। शांति ने बताया कि ये सुधा है, अपने गांव के पास इनका गांव है। बेटी को यहीं शहर में रहकर पढ़ाई करनी है, किराए पर अपना मकान चाहती हैं। और कौन कौन है घर में? मैंने उस माँ बेटी की वस्तुस्थिति जानने की कोशिश की। मकान किराए पर उठाने से पहले जानना जरूरी भी था। दोनों माँ बेटी ही हैं, उसने बताया। मेरा नाम सुधा है और बेटी आभा। पति 10 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में गुजर गए। कभी कभार भाई आता है खैर खबर लेने, और शायद नहीं भी। कुछ आवश्यक हिदायतें देकर मैंने अपनी रजामंदी दे दी। मेरे बच्चे बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। घर में हम 2 ही पति पत्नी थे। शांति का मन भी लगा रहेगा, ये सोचकर मैंने हामी भर दी। अगले दिन ही माँ बेटी अपनी ज़रूरत के सामान के साथ आ गई। 8-10 दिन गुजर गए। शांति अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। शायद बच्चों के बाहर निकलने के बाद 2 साल की नीरस जिंदगी से निजात दिलाने माँ बेटी आ गई थी। इतने दिनों में जो मैंने देखा और महसूस किया वो ये कि अधिकांश समय उसकी बेटी आभा पढ़ती रहती। शांति और सुधा एक दूसरे से बातचीत में मशगूल रहते। घर की साफ सफाई, ख्याल रखना, सामान सलीके से रखना, शांति के काम में मदद करना आदि सभी काम सुधा ने अपने ऊपर ले रखे थे। सब ठीक ठाक चलने लगा। बोलचाल की सभ्यता, पहनने ओढ़ने का सलीका और शालीनता भरी व्यवहार का मैं कायल होता जा रहा था। कभी आभा अपनी गणितीय समस्या लेकर मेरे पास आ जाती और मैं हल निकाल कर उसे समझा देता। इस दौरान सुधा चाय बनाकर ले आती और फिर हम चारों साथ साथ चाय पीते। सुधा, तुम्हारा भाई अभी तक एक बार भी तुमसे मिलने नहीं आया? 1 महीना बीत जाने पर मैंने पूछा। उसके चेहरे पर सौम्यता की जगह गंभीरता छा गई। ना ही आए तो ठीक है, मुझे ऐसे किसी भी व्यक्ति या सहारे की जरूरत नहीं है जो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहता हो। ऐसा क्या? आप शायद नहीं जानते, माँ बाप के न रहने पर मायका नहीं रह जाता, और भाई पर भाभी का एकाधिपत्य हो जाता है। फिर भी रिश्ते थोड़ी न खत्म हो जाते हैं। शांति ने चिंतित होकर सवाल किया। कैसा रिश्ता दीदी? जब तक ससुराल में जायदाद का हिस्सा नहीं मिला तब तक हर हफ्ते भाई भाभी खैर खबर लेने आते रहे। सुधा उदास मन से अपनी व्यथा सुना रही थी। फिर जब हिस्सा और इसके पापा के बीमे का पैसा हाथ में आया तो भाई और भाभी ने अपनी तंगी और जरूरतों का हवाला देते हुए रोना शुरू कर दिया। जल्द वापस करने की कस्में खा कर 2 लाख रुपए खींच ले गए। अब तो फ़ोन पर भी कभी कभी ही बात करते हैं। मतलब अब पैसा वापस मिलने की कोई आशा नहीं है? सुधा ने नामी से हिला दिया। हम दोनों पति पत्नी भावुक हो उठे। जेठ जेठानी या ससुर ने कोई खबर नहीं ली। जायदाद से हिस्सा निकलते ही हम लोगों से जेठानी ने नाता तोड़ दिया। अब हमारे लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। कहते कहते सुधा की आवाज़ भर्रा गई। मैं सुधा की व्यवस्था पर द्रवित हो गया। संभालो अपने आप को, दुखी और कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें उपलब्ध है उसे अपना और अपने बेटी का सबल बनाओ। हम हर तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैंने सुधा को ढांढस बंधाते हुए आभा के सिर पर हाथ फेरा। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, सुधा फिर बोलने लगी, और ना ही आभा को कमज़ोर पड़ने दूंगी। मेरे पास इतना पैसा तो है कि आभा की ज़िंदगी संवार पाऊँ। रिश्तेदारों की मदद की ज़रूरत नहीं है, पर अपनों की कमी कभी न कभी तो खलती ही है। हमें अपना ही समझो। इस बार शांति ने सुधा के कंधे पर थपथपाया। अब उस दिन के बाद से शांति और सुधा के बीच आत्मीयता बढ़ती ही गई। उसकी वैचारिक क्षमता और आभा के भविष्य को संवारने की लगन देखकर मैं महसूस कर रहा था कि परिस्थिति क्यों न विपरीत हो, चारित्रिक और नैतिक सबल किसी भी महिला को कमज़ोर नहीं पड़ने देता। न जाने क्यों मेरे अंदर कुछ हलचल सी रहने लगी। सुधा का वैधव्य मुझे कचोटने लगा था। उसके वैधव्य पर चर्चा करने का मैंने तो नैतिक साहस जुटा पाया और न ही मेरी अंतरात्मा ने इजाज़त दी। परंतु मैं महसूस कर रहा था कि मैं कमज़ोर सा पड़ता जा रहा हूँ। उसका आत्मीय व्यवहार और भरा हुआ बदन मेरे मन में हलचल पैदा कर रहा था, पर मेरा नैतिक सबल मुझे विचलित होने से पहले ही रोक लेता। एक कदर सुंदर और शिक्षित पत्नी के होते हुए भी मन में ऐसे विचारों का आगमन मेरे चरित्र पर मुझे खुद लांछन जैसा लग रहा था। मेरे बच्चे भी बड़े हो चुके थे
और सुधा और मेरी उम्र में लगभग 15 साल का फासला रहा होगा। जो भी हो, मन में उठने वाले अनैतिक विचारों को मैं झटक कर छिन्न भिन्न कर देता। अब दोनों चूल्हे साझा हो गए थे। पत्नी अगर खाना बनाती तो सुधा झाड़ू बर्तन निपटाती, एक कपड़े धोती तो दूसरे फैलाकर सुखाने में मददगार होती। अब की भी बाल सुलभ चंचलता मुखर हो उठी थी। अब वह मुझे ताऊजी और कभी कभी ताया कहकर बुलाने लगी थी। पारिवारिक परिवेश पनप चुका था। इस दौरान मैं महसूस कर रहा था कि मेरे अंतर में बहुत कुछ बदल सा गया है। न चाहते हुए मेरी नजरें कभी सुधा के रूपम से चेहरे पर गड़ जाती तो कभी उसके भरे हुए बदन पर। कभी कभी नजरें चार भी हो जाती तो मैं घबराकर दूसरी ओर देखने लगता। वो भी मुस्कुराकर इधर उधर हो जाती। क्या ये अनुरक्ति है? नहीं नहीं, ये महज एक आकर्षण है। इस पर आगे बढ़ना अनाचरणीय कुप्रयास है। चंचल मन पर विवेक हावी हो जाता है और मैं समझ जाता, पर कब तक? मैं समझ सकता कि इस ताने बाने की कमजोरी कब और कैसे बन गया पता ही नहीं चला। उस दिन मेरा अवकाश था। सुबह सुबह शांति नहाकर मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। सुधा किचन में ही थी। एक कप चाय मिलेगी? मैं शांति से बोला। सुधा, जरा इनके लिए चाय बना देना, मुझे मंदिर के लिए देर हो रही है। शांति अपनी पूजा की टोकरी लेकर बाहर निकल गई। मैं बैठकर न्यूज़पेपर पलटने लगा। ये लीजिए। सुधा ने चाय टेबल पर रखी और खड़ी हो गई, इतना नज़दीक कि उसकी महक से मैं सराबोर हो गया। कुछ बिस्किट वगैरह लेंगे? उसके चेहरे पर निश्चलता थी। उसकी नज़दीकी और महक मुझे उन्माद से भर गई। उन्नादी मन विवेक पर हावी हो गया। बुद्धि कुबुद्धि का काम कर बैठी। मैंने सुधा का हाथ पकड़ लिया। क्या तुम्हें मेरी शरीर में करंट सा दौड़ गया? शब्द अटक कर गले में फंस कर रह गए। यह हथप्रद सी खड़ी रह गई। शायद उसे मुझसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। ये मेरी ज़रूरत नहीं है। अपने दूसरे हाथ से मेरा हाथ अलग करते हुए कहा और तेज कदमों से अपने कमरे में चली गई। मैं आसमान में एक ही क्षण में जमीन पर आ गिरा। रगों में दौड़ता खून जम गया और तन बदन सुन पड़ गया। क्षण मात्र में खुद का चारित्रिक पतन कर बैठा। अपराध बोध से ग्रस्त होकर मैं बाहर निकल आया। घृणित दुराग्रह से उत्पन्न मानसिक पीड़ा ने मुझे तनाव की स्थिति में खड़ा कर दिया। सोच नहीं रहा था कि शांति और सुधा का सामना कैसे कर पाऊंगा। शांति के हृदय में जीवन भर के लिए एक आदर्श पति की छवि बनाई थी, छितर बितर हो जाएगी। सुधा की नज़र में भी अब सम्मान नहीं दिखाई देगा जो अब तक मिल रहा था। आत्मग्लानि की तपिश से दुखी और मानसिक शून्यता के चलते मैं पार्क में चला गया। बेचैनी में कभी चहलकदमी करता, कभी बेंच पर बैठ जाता। समय भी इतना भारी हो सकता है कि एक एक पल को युगों के बराबर हो जाता है। खाने का समय हो गया है और आप पीछे से आवाज़ सुनाई दी। सुधा कब आकर खड़ी हो गई न जान पाया। शांति दी ने बताया था कि आप यहाँ ही होंगे। मैं आत्मग्लानि और शब्द शून्यता से तरबतर हो गया। शायद वह मेरी मनोदशा भाप गई थी। बैठिए। बेंच की ओर इशारा किया और खुद एक ओर बैठ गई। मैं भी किसी कठपुतली की तरह बैठ गया। मैंने शांति दी को कुछ भी नहीं बताया है। उसकी आवाज़ में कभी शालीनता थी और ना ही वही कभी किसी को बताने की इच्छा। यकीन मानिए, मैं आपकी छवि धूमिल करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मेरी सोच ऐसी कभी रही ही नहीं। वह क्षण मेरे लिए भी उतना ही कमज़ोर था कि मैं टूटकर बिखर गई होती अगर आप मुझे आभा के भविष्य का ख्याल ना आता। वह बोलती गई और मेरे सिर झुकाए मूर्ति में सुनता रहा। पति की गुजर जाने के बाद मेरे जेठ भी यही सब चाहते थे। अभी पति की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि जेठ की हरकतें शुरू हो गई। रोज शराब में धो कर आते और अनैतिक हरकतों पर उतारू हो जाते, पर मैंने उसकी कुचेष्टा को कभी सफल नहीं होने दिया। जेठानी को डर था कि मैं अपना हिस्सा लेकर अलग न हो जाऊं और आधी जायदाद से वो हाथ धो बैठे। जेठ और ससुर के कान में जहर वही घोल रही थी। डरी सहमी सी मैं बेटी को लेकर कमरे के कोने में बैठी रहती। फिर एक दिन मुझे खड़ा होना ही पड़ा। खड़ी न होती तो शायद जीते जी मर जाती। वह बोलती रही और मैं सुनता रहा। उस दिन शाम को मैं छत से कपड़े उतार कर ला रही थी। कमरे में जाकर देखा तो सर रह गई। जेठ नशे में धुत होकर आभा को अपने आगोश में जकड़े हुए था। आभा छूटने के लिए छटपटा रही थी, चीख भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसने हाथ से उसका मुंह भींच रखा था। क्रोध के आवेश में मुझे कुछ न सूझा। मैंने पास में पड़ा लकड़ी का पुराना स्टूल उठाकर जेठ के सिर पर दे मारा। आभा को छुड़ाया। न जाने कहाँ से मुझ में ताकत आ गई। जमीन पर बेहोश पड़े उस नराधम की घसीट कर आंगन में पटक दिया। फिर उस रात घर में जो तांडव हुआ मैंने ही किया। ससुर आंखों में आंसू लिए घुटनों में मुँह छुपाए बैठे रहे।
रात तो बीत गई, अगला दिन भी गुजर गया, पर मेरा क्रोध न शांत हुआ। शाम को ससुर आवाज़ देते हुए कमरे में आए और एक थैला हाथ में थमाते हुए बोले, मैं तेरे लिए इससे अधिक कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और बाहर निकल गए। थैले में 10-12 लाख रुपए और मेरे पति के हिस्से की जमीन के पेपर थे, जो ससुर पहले ही तैयार करा चुके थे। अब मुझे वहाँ रहना उचित नहीं लगा। अपनी और बेटी की अस्मिता को बचाए रखना वहाँ संभव नहीं रह गया था। उस दिन से प्रण कर लिया कि आभा को इस काबिल बनाना है कि वह हर अनैतिक दुराग्रह का कठोरता से प्रतिकार करने में सक्षम हो। और फिर मैं यहाँ आ गई। उफ, मैं भी क्या लेकर बैठ गई। सुधा उठ गई और घर चलिए, दीदी इंतजार कर रही होंगी। तुम चलो, मैं आता हूँ। मैं भी उठ खड़ा हुआ। घर पर सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल पहले जैसा, परंतु मेरे अंतर में बहुत परिवर्तन हो चुका था। मैं भी अपराधी हूँ, बस इसके अलावा मन कुछ और मानने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन शाम को जब विद्यालय से लौटा तो पता चला कि सुधा आभा को लेकर जा चुकी है। यूं उसके अचानक जाने का कारण जो सुधा ने शांति को बताया वो समझ से परे था, पर असली कारण मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। फिर समय बीतता चला गया। उन दोनों की फिर कोई खोज मिली न खबर। ढलती उम्र और अपराध बोझ से मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण होता जा रहा था। अब तक मैं खुद अपने आप को क्षमा नहीं कर सका था। लगभग 12 साल गुजर गए। एक दिन शाम को जिलाधिकारी की गाड़ी मेरे घर के सामने आकर रुक गई। ताया, ताया जी, किसी ने आवाज़ देकर पुकारा। देखकर मैं चकित रह गया। यह तो आभा ही थी जो जिलाधिकारी बनकर इसी शहर में आई थी। उसके पीछे आंखों पर नज़र का चश्मा लगाए हुए सुधा खड़ी थी। चेहरे पर वही सौम्यता और तेज बरकरार था। रुक जाती तो ठहर जाती, चली गई तो आभा के सिर पर हाथ रखकर सुधा बोली, मंजिल मिल गई। अब मैं अपने परिवार में आ गई हूँ, हमेशा के लिए। खुशी की सुखद अनुभूति के अतिरिक्त में शांति ने घर के दरवाजे खोल दिए और आभा को अंक में भेज दिया। मैं अभी भी निशब्द खड़ा उन्हें गृह प्रवेश करते हुए देख रहा था। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की कहानी ये पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपको कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।